हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यह चैप्टर हम देखने वाले हैं। वैसे तो आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन यह चैप्टर पहले हो चुका है, जो कि 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, लेकिन फिर भी हेरिडिटी मतलब क्या है पहले आपको बता देता हूँ। हेरिडिटी मतलब अनुवंशिकता। अनुवंशिकता मतलब ऐसे कुछ गुण होते, कुछ कैरेक्टर्स होते जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होते या फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हेरिडिटी हम कहते हैं। और इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति। उत्क्रांति मतलब देखिए, हम मंकीज से बने हुए होते, ह्यूमन मंकीज से बने हुए हैं, आपको पता है, आप लोगों ने सीखा है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपको हो चुका है। लेकिन जो मंकी से ह्यूमन बनने की प्रोसेस है उसे हम इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति कह सकते हैं। देखिए, मंकीज को टेल होती है, पूछ, ह्यूमन को होती है क्या? नहीं। मंकीज को अभी भी है, लेकिन ह्यूमन को है क्या? नहीं। तो जो बदलाव हुए इंसान में, मंकी से लेके ह्यूमन बनने तक जो बदलाव इंसान में हुए, उसे हम इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति कह सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, 9th स्टैंडर्ड की कुछ चीजें अगर आप रिकॉल कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो ये चैप्टर सीखने में आपको और आसानी जाएगी। और वैसे भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जिन लोगों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर जिनको आगे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके मेडिसिन की तैयारी करनी है, उनके लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके कई सारे कंसेप्ट आपको आगे भी आएंगे और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। आप पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो नोट डाउन करके लेने आप नोट डाउन करके लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, अनुवंशिकता और अनुवंशिक बदल। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ चीजें रिकॉल करनी जरूरी है। क्यों रिकॉल करना जरूरी है? क्योंकि अगर वो चीजें हमें पता होगी, याद होगी, तो इस चैप्टर में आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हमारी बुक में ये क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्या बोला है? हमारे सेल्यूलर न्यूक्लियस का कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है? कौन सा कंपोनेंट है आपको पता होगा, आपको याद होगा, 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर द कंपोनेंट्स दैट कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करते हैं। तो आपको पता होगा, क्रोमोसोम की डायग्राम आपको दिख रही है, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। What do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? अभी मैंने आपको बताया था, ऐसी प्रोसेस जो कि फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से प्रोगेनी तक ट्रांसफर करती है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, अनुवंशिकता। और उसके लिए और एक शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हो, तो कंफ्यूज मत होइए। तो हेरिडिटी मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? सिंपल, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोगेनी। अभी प्रोगेनी मतलब संतति, पेरेंट्स मतलब माता पिता, आपको पता है। तो संतति मतलब उनका जो भी बच्चा बच्ची जो भी होगी, उसे हम संतति यानी प्रोगेनी कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से प्रोगेनी तक ट्रांसफर करने की, उसे हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस कहते हैं। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम डीएनए तक आ गए। डीएनए मॉलिक्यूल के कौन से कंपोनेंट है? डीएनए के बारे में भी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है, आपको पता है। डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ डीऑक्सी राइबो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस। क्या बोला है? डीएनए मॉलिक्यूल 2 हेलिकल स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा है, वैसे आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, फिर भी आपको बताता हूं एक बार। यहाँ पे आपको 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं। 2 स्ट्रैंड्स मतलब देखिए आप, 2 चीजें आपको दिख रही है जो कि ऐसे स्नेक की तरह है। हेलिकल है, हेलिकल मतलब हम क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंग की तरह राउंड राउंड एक दूसरे से जुड़ी हुई, उसे हेलिकल स्ट्रैंड्स कहा गया है। तो 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनियस बेसिस के पेयर्स होते हैं, उससे ये सारी चीजें बनी हुई होती है। वैसे मैं आगे डीएनए के बारे में और आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डीएनए किससे बना हुआ होता है, डीएनए क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो ये हेरिडिटी की डेफिनेशन है, नोट डाउन करके लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो नया शब्द आपने देखा वो है जीन्स। नया नहीं है, आपके लिए पुराना ही है, 9th स्टैंडर्ड में आपको हो चुका है। तो जीन्स हमें, किसे हम जीन्स कह सकते हैं? जीन इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए। जीन मतलब डीएनए में होता है, जो कि हम बोल सकते हैं क्या, एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का या फिर हेरिडिटी का। A gene is basic physical and functional unit of heredity, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर a gene is a basic functional unit of DNA, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जीन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का। डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, अभी आपने जो डीएनए की डायग्राम देखी, डीएनए काफी लंबा होता है, आपको पता है। उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट अगर आप लोगे, कोई भी मतलब शॉर्ट सेगमेंट, जो आपका पर्टिकुलर
कैरेक्टर्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, या फिर पर्टिकुलर ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। अभी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर मतलब देखिए, मेरी स्किन का कलर एक कैरेक्टर हो गया, मतलब मेरे जो पेरेंट्स होंगे उनके ऊपर ही डिपेंड होगा मेरे स्किन का कलर किस तरीके से है। लेकिन जो स्किन के कलर होते हैं कैसे होते हैं, डार्क होता है, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाइट होता है। सपोज दो कलर है स्किन के, डार्क और व्हाइट, आपको पता है फेयर स्किन और डार्क स्किन। चलिए फेयर स्किन और डार्क स्किन, तो जो फेयर स्किन और डार्क स्किन मैं जो बोल रहा हूँ ये ट्रेट्स हो गए, और जो मैं बोल रहा हूँ स्किन कलर ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरी हाइट, हाइट क्या हो गई, कैरेक्टर। लेकिन शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, मीडियम हाइट ये क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टर्स क्या होते हैं और ट्रेट्स क्या होते हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, मतलब डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है कुछ कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को, उसे हम जीन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने की प्रोसेस है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और जो हेरिडिटी ट्रांसफर करने की जो काम कौन करता है, जीन्स करता है, आपको पता होना चाहिए। जोहान ग्रेगर मेंडल इज पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का पायोनियर है जोहान मेंडल। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि उसने मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत की, ऐसा हम कह सकते हैं। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। उन्होंने हेरिडिटी के बारे में काफी सारी रिसर्च की, और 1886 के दरमियान, 1886 का जो टाइम पीरियड था वहां पे उनको काफी सारा वक्त लग गया। उन्होंने जो रिसर्च किए उससे जो कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले, जो भी उनको पता चला चीजें, उन्होंने जो स्टडी की उसके बारे में उन्हें सीखने में, उन्हें समझने में काफी वक्त लगा। और एक पायोनियर है इसके मॉडर्न जेनेटिक्स के, ये बात आपको याद रखनी है। इन 1901 द रीजंस बिहाइंड द सडन चेंजेस वेयर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो द व्रीज। 1901 में ह्यूगो द व्रीज इन्होंने क्या किया, म्यूटेशनल थ्योरी दी, और उसी से हमें पता चला जो सडन चेंजेस की जो रीजंस है, मतलब जो बदलाव होते, अचानक बदलाव होते, उन बदलाव का, उन जो चेंजेस है उनका जो रीजन है वो किसकी वजह से समझ में आया, म्यूटेशनल थ्योरी। जो किसने दी, ह्यूगो द व्रीज, इस साइंटिस्ट ने 1901 में वो थ्योरी दी, म्यूटेशनल थ्योरी। मीनवाइल इन 1902 Walter and Sutton observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. Until then it was not known to anymore. क्या बोला है, 1902 में वॉल्टर और सटन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व किए। अभी मैंने आपको क्रोमोसोम्स क्या होता है बताया, और क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं दिखाया। वो जो क्रोमोसोम्स की पेयर होती है, आपको तो पता है क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर में होते, अकेले नहीं होते, एक के साथ दूसरे होते। और ये पहली बार कब पता चला, जब 1902 ने वॉल्टर और सुटन ने ऑब्जर्व किया, किसमें, ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर मतलब आपको पता है नाकतोड़ा, उसके सेल में क्रोमोसोम्स उन्होंने जब ऑब्जर्व किए तब उन्हें पता चला कि वो पेयर में होते, और उसके पहले पता नहीं था कि मतलब क्रोमोसोम्स पेयर में होते, तो उनको पहली बार पता चला। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. जब पता चला कि जो जीन्स होते वो क्रोमोसोम्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं, और जीन्स तो आपको पता है जो कि क्या करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते, तो वो जो जीन्स क्रोमोसोम्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं, क्रोमोसोम्स उनका वहन करते हैं जीन्स का, ऐसा जब पता चला तब जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में और संशोधन शुरू हो गया। थ्रू विच 1944 trio of scientists Ostwald, Avery, MacLean, McCarthy and Colin MacLeod proved that except viruses all living organisms have DNA as genetic material. और ये जो ट्रायो है साइंटिस्ट का, जो अभी मैंने नाम लिए, ऑस्टवाल और जो मैकलिन और कोलिन, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, 1994 में क्या किया, उन्होंने पता लगाया कि वायरसेस के अलावा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन वायरसेस में नहीं होता, ऐसा इन लोगों ने 1944 में पता लगाया। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने स्टडी की, तब उन्हें ये बात पता चली। तो आपको याद रखना है कि ये जो साइंटिस्ट का ट्रायो है, ट्रायो क्यों बोला है, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने किया है काम मिलकर, इसलिए ट्रायो बोला गया है। तो ये जो ट्रायो है इन साइंटिस्ट का, इन्होंने पहली बार क्या पता लगाया था कि वायरसेस में डीएनए नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हम, अभी कुछ वायरसेस मैं बोल सकता हूँ जिनमें डीएनए होता है, उन्हें डीएनए वायरसेस कहा जाता है, उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे। लेकिन तब उन्होंने जब रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि वायरसेस में डीएनए नहीं होता, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध होता है। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. तो 1961 में क्या किया, जो फ्रैंकोइस जैकोब और जैक मोनार्ड, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक मॉडल प्रपोज किया। वो मॉडल मतलब एक प्रोसेस के लिए था, जो कि डीएनए, जो बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए होता है, उनके माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged.
विच हैज वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोला है, इन्होंने जो रिसर्च किया, इन्होंने जो पता लगाया, इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया, कौन से साइंटिस्ट ने, अभी मैंने जो आपको नाम बताया 1961 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे फ्रैंकोइस जैकोब और जैक मोनार्ड, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियल सेल्स में जो डीएनए होते हैं उसके माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस किया था। और ये जो प्रोसेस है उसके द्वारा क्या हो गया, डीएनए में जो भी जेनेटिक्स कोड हिडन होते हैं, मतलब छुपे हुए जेनेटिक कोड होते हैं, उसके बारे में स्टडी करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं वो अनकवर हो गए, मतलब उसके बारे में और जानकारी मिलती चली गई उन मॉडल्स की वजह से। और आगे जाके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिसका की वास्ट स्कोप है, मतलब किसमें स्कोप है उसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस फील्ड में उसका काफी सारा स्कोप है, ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब उसकी अफाट क्षमता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस फील्ड में। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर, अभी जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है वो किस लिए यूजफुल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट डाउन करके लेना है। पहला, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। थर्ड, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हमारी बुक में, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साइंस ऑफ हेरिडिटी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग क्या है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जो भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, मतलब अनुवंशिक दोष जो भी होते हैं उनका डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनका प्रिवेंशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स का जो प्रोडक्शन हम हाइब्रिड तरीके से कर सकते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने जो भी देखा वो उसमें काफी सारे साइंटिस्ट के नाम थे, उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में था, आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल टेबल के फॉर्मेट में वो दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब तक हमने जो भी देखा उसे टेबल के फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ईयर दिया है, साइंटिस्ट के नाम दिए, उन्होंने किसके ऊपर स्टडी की उसके टॉपिक दिए, और उनका कंट्रीब्यूशन या फिर उनकी डिस्कवरी क्या थी उसके बारे में वो सारी चीजें दी गई है। अभी मैंने आपको सारे साइंटिस्ट के बारे में जो भी बताया वो सारी चीजें यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन करके ले सकते हो। ऐसे टेबल में फॉर्मेट में इसलिए दिया है ताकि आपको समझने में आसान जाए, याद रखने में आसान जाए। और हमने हेरिडिटी की डेफिनेशन भी देखी, फिर से एक बार आपको यहाँ पे डेफिनेशन नीचे दी गई है, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो मैंने अभी आपको हेरिडिटरी साइंस के जो यूजफुलनेस था वो भी मैंने आपको बताया कि उपयोग क्या है हेरिडिटरी साइंस के, या फिर हम बोल सकते हैं साइंस ऑफ हेरिडिटी का जो यूजफुलनेस है वो भी मैंने आपको बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है, इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज हमने जो भी देखा वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको डीएनए के बारे में और बताऊंगा, आरएनए के बारे में और बताऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।